So in this video, we will see about फ्लो ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर फ्लो कैसे काम करता है, कैसे कंट्रोल फ्लो करता है, वो चीज हम देखेंगे। तो ट्राई कैच ब्लॉक क्या है वो तो हमें पता चल गया। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें रिस्की कोड रखना होता है, कैच ब्लॉक के अंदर हमें हैंडल कोड रखना, हैंडलिंग कोड रखना होता है, जो रिस्की कोड का हैंडलिंग कोड होता है। ठीक है, अभी हम फ्लो कंट्रोल फ्लो देखेंगे। ट्राई कैच का, ट्राई कैच ब्लॉक का कंट्रोल फ्लो देखेंगे, कैसे उसमें कंट्रोल फ्लो होता है। ठीक है, तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, इन सारी चीजों को रिमूव करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जिसमें एक ट्राई, सपोज एक पहले स्टेटमेंट लेते हैं, साउट स्टेटमेंट 1। ठीक, एंड ट्राई ब्लॉक लेते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर साउट या स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 कॉपी करते हैं इसको और जस्ट पेस्टिंग इट आउट एंड कैच ब्लॉक लेते हैं एक। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन होगा, वी डोंट नो राइट नाउ, तो मैं एक्सेप्शन ये ले लेता हूँ और इसके अंदर एक हैंडलिंग कोड रख लेता हूँ, सपोज स्टेटमेंट 4। ठीक है, एक हैंडलिंग कोड रख लेते हैं, सपोज इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट 4 रख लेता हूँ। ठीक, एंड इसके बाहर मैं एक स्टेटमेंट और रख लेता हूँ, स्टेटमेंट 5। ठीक, let's make all the capital letter to look interactive. ठीक है, statement 1 2 3, there should be 3, there should be, sorry, 4, there should be 5 and there should be 6। अब हम फ्लो देखेंगे, कंट्रोल फ्लो देखेंगे, विद केसेस देखेंगे। ठीक है, कुछ केसेस मैंने लेके रखे हैं, उन केसेस के हिसाब से इनका ट्राई कैच का कुछ केसेस देखेंगे। अब मैंने एक बेसिक कोड ले लिया। अब नाउ केस 1, इफ देयर इज नो एक्सेप्शन ऑल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एक्सेप्ट कैच ब्लॉक। अगर कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन इसमें अकर नहीं किया। अब देखो ट्राई में, इसमें ट्राई में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि ये रॉन्ग हो या ये एक्सेप्शन रेज कर रहा होगा। तो अब देखो आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, आपके हिसाब से आउटपुट आना चाहिए क्या, पहले स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा। स्टेटमेंट 2 होगा, कोई एबनॉर्मल कोड नहीं है इसमें। स्टेटमेंट 3 कोई रिस्की कोड नहीं है। स्टेटमेंट 4 कोई रिस्की कोड नहीं है। ये प्रिंट हो गया। अब जब ट्राई ब्लॉक के बाहर निकलेगा और देखेगा कोई भी हमारे पास एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है, तो कैच ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं होगी तब तक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 5 एग्जीक्यूट नहीं होगा, देन प्रिंट होगा स्टेटमेंट नंबर 6। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 5 को छोड़ के सारे स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। ये केस नंबर 1 था, यानी कि ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई, कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा, एक ही केस में एग्जीक्यूट होता है, जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो या एक्सेप्शन रेज हो। ठीक है, या कोई रिस्की कोड लिखा गया हो। ठीक है, और इस रिस्की कोड को हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर कोई रिस्की कोड नहीं है, कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हो रहा है, तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देखोगे स्टेटमेंट 1 2 3 4 एंड 5 विल नॉट एग्जीक्यूटेड एंड स्टेटमेंट नंबर 6 विल बी प्रिंटेड ओवर देयर इन द कंसोल बॉक्स, राइट। तो ये है केस नंबर 1। ठीक है, इसे मैं एक नोट बना लेना। केस नंबर 2 देखेंगे, इफ एक्सेप्शन रेज इन स्टेटमेंट नंबर 2 एंड कैच ब्लॉक हैव हैंडल कोड फॉर दैट एक्सेप्शन। अगर अगर सपोज मैं क्या करूं, इस स्टेटमेंट नंबर 2 पे, या 2 छोड़ते हैं, स्टेटमेंट नंबर 3, मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाता हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 पे मैं एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन रख लेता हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ, एक्सेप्शन रेज, अब एक्सेप्शन रेज हुआ तो अब कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि अब आउटपुट क्या आएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, एंड देन ये प्रिंट नहीं होगा। यहां से कोड क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यहां से कोड टर्मिनेट होकर आ जाएगा कैच के पास, एंड नाउ इट विल सी इट हैज सम हैंडलिंग कोड और नॉट, देन एग्जीक्यूट कैच ब्लॉक एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट नंबर 6। लेट मी सेव java c test.java।
जावा टेस्ट। अब देखो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड देन स्टेटमेंट नंबर 5, देन स्टेटमेंट नंबर 6। अब आपको समझना यहाँ पे ये है कि सबसे पहले हमारा कंट्रोल आया स्टेटमेंट नंबर 1 के पास, स्टेटमेंट नंबर 1 प्रिंट हो गया। अब ट्राई ब्लॉक के पास हमारा कंट्रोल आया, अंदर आया, इस स्टेटमेंट नंबर 2 के पास आया, कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट नंबर 2 के बाद नेक्स्ट लाइन में जैसे आया, तो यहां पे हमें एक एक्सेप्शन रेज हुआ। कौन सा एक्सेप्शन? अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हुआ। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हुआ। अब जैसे यहां पे एक्सेप्शन रेज हुआ, अब ट्राई ब्लॉक के अंदर जहां पे एक्सेप्शन रेज हुआ उसके नीचे कितनी भी ब्लॉक हो, कितनी भी स्टेटमेंट हो, वो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहीं से ये टर्मिनेट हो जाएगा, यहीं से ट्राई ब्लॉक के बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल। जहां पे एक्सेप्शन रेज हुआ उसके नीचे आप देखोगे स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहीं से हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। किसके पास? कैच ब्लॉक के पास आ जाएगा, कैच ब्लॉक के पास आ जाएगा। ठीक है, कैच ब्लॉक के पास आ जाएगा, और कैच ब्लॉक के पास आके अब ये हैंडलिंग कोड अपना देखेगा। नाउ स्टेटमेंट नंबर 5 विल बी प्रिंटेड एंड देन कैच के बाहर आके स्टेटमेंट नंबर 6 प्रिंटेड। तो यहां पर नोट करने वाली ये चीज है कि जैसे ही एक्सेप्शन रेज होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई भी स्टेटमेंट हो। जैसे ही रेज होगा, रेज होने होते ही जैसे हमें प्रॉब्लम मिली, प्रॉब्लम मिलते ही ट्राई ब्लॉक भागेगा किसके पास? कैच ब्लॉक के पास, कि मुझे इसको हैंडल करने का कोड दो, जल्दी दो, एंड देन रिटर्न बैक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां से सब रूटीन बन रहा है, सब रूटीन नहीं बन रहा है, यहां से टर्मिनेट हो रहा है, यहां से टर्मिनेट हो रहा है, सब रूटीन नहीं बन रहा है कि वापस कंट्रोल हमारा यहां आ जाएगा ना, वापस कंट्रोल हमारा नहीं आएगा, वापस कंट्रोल हमारा सीधा डायरेक्ट कैच ब्लॉक के अंदर आएगा, यहां से अपने हैंडलिंग कोड को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद कैच ब्लॉक और ट्राई ब्लॉक सबसे बाहर हो जाएगा, इन कोड हमारा बाहर आके स्टेटमेंट नंबर 6 प्रिंट करेगा। तो मेक एन इट ऑफ इट, इसमें आउटपुट क्या आएगा? स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड देन स्टेटमेंट नंबर 5 एंड स्टेटमेंट नंबर 6, दिस विल बी द आउटपुट। ठीक, ओके, नाउ केस नंबर 6। नाउ नोट यहाँ पे आप देखो, वही नोट यहाँ पे लिखा है, व्हेन एन एक्सेप्शन इज रेज्ड इनसाइड ट्राई ब्लॉक देन इट गोज टू द कैच ब्लॉक एंड अवॉइड ऑल अदर एग्जीक्यूशन इन ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर जितने भी एग्जीक्यूशन होंगे सबको अवॉइड कर देगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें तो मैं आपको विद एग्जांपल बता दिया ना। केस नंबर 3 आप देखोगे, इफ एन एक्सेप्शन रेज एट स्टेटमेंट नंबर 2 एंड करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक इज नॉट मैच्ड, तब यहाँ पे एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सपोज इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये कहना चाह रहा है, केस नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन रेज हुआ तो ट्राई ब्लॉक किसके पास भागता है? कैच ब्लॉक के पास भागता है कि मेरे कोड को हैंडल करो। लेकिन क्या हो कि ट्राई ब्लॉक में जो प्रॉब्लम रेज हुई है वो प्रॉब्लम हैंडल ना हो कैच ब्लॉक में, वो प्रॉब्लम हैंडल ना हो कैच ब्लॉक में, तो यहां पे एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज अभी यहां पे क्या एक्सेप्शन रेज हो रहा है और यहां पे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, यहां पे हम देखो एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। सपोज एक्सेप्शन रेज हुआ और हम एरर को हैंडल कर रहे हैं, हमने एरर को हैंडल कर लिया, हमने एक्सेप्शन रेज हुआ और हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, एरर को हैंडल किया। अब इस केस में क्या होगा? कंट्रोल पहले आएगा स्टेटमेंट 1, देन ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट होगा, देन यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा, यहीं से ट्राई ब्लॉक से टर्मिनेट होके कंट्रोल हमारा कैच ब्लॉक के पीछे भागेगा एंड यहाँ पे ट्राई करेगा कि मेरे कोड को हैंडल करो, एक्सेप्शन को हैंडल करो मेरे। अभी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा बल्कि किसको हैंडल कर रहा है? एरर को हैंडल कर रहा है, यानी कि इस कैच के पास इस कोड का हैंडलिंग कोड नहीं है। अब जब इस कोड का हैंडलिंग कोड नहीं है कैच के पास, तो यहाँ पे एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। मतलब यहीं से ही हमें क्या मिल जाएगा? एक मैसेज मिल जाएगा कि अरिथमेटिक java.lang.arithmetic exception occurred in main thread, ऐसा मिलेगा हमें। एंड देन उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ना स्टेटमेंट नंबर 5 प्रिंट होगा ना स्टेटमेंट नंबर 6 प्रिंट होगा। लेट मी शो यू, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा टेस्ट। आप देखो
स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या हुआ, एक्सेप्शन रेज हुआ। एक्सेप्शन रेज हुआ तो कैच ब्लॉक के पास गया, कैच ब्लॉक से पूछा कि भाई मेरे एक्सेप्शन को हैंडल करो। अब कैच ब्लॉक भैया एरर को हैंडल कर रहे हैं, एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, राइट। तो केस नंबर 3 ये कह रहा था, केस नंबर 3 ये क्या कहना चाह रहा था कि अगर कोई ट्राई ब्लॉक है तो उसके साथ एक कैच ब्लॉक होना चाहिए, पहली कंडीशन। बिना कैच ब्लॉक के ट्राई ब्लॉक बेकार है, आप डायरेक्ट सिर्फ ट्राई ब्लॉक नहीं रख सकते, ट्राई कैच, इसीलिए हम ट्राई कैच ब्लॉक कहते हैं। बिना कैच ब्लॉक के ट्राई ब्लॉक बेकार है, तो आप कैच ब्लॉक रख रहे हो। दूसरी कंडीशन, जो ट्राई ब्लॉक में कोड रिस्की कोड है उस कोड को ही आपको हैंडल करना है कैच ब्लॉक में। अब यहाँ पे रिस्की कोड एक्सेप्शन रेज कर रहा है और यहाँ पे आप एरर को हैंडल कर रहे हो, तो ये इररिलेवेंट है। तो ट्राई और कैच में रिलेवेंट रिलेशन होना चाहिए, यानी कि जो रिस्की कोड ट्राई में हो रहा है वही उसी से रिलेटेड कोड को हमें हैंडल करना है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो रहा है, आप एरर हैंडल कर रहे हो, तो ये इररिलेवेंट हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। केस नंबर 4 में इफ एक्सेप्शन रेज एट स्टेटमेंट नंबर 4 और स्टेटमेंट नंबर 5 ऑलवेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन। अब स्टेटमेंट नंबर 4 कहाँ है, लेट मी सी। हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके। अब सपोज यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3, राइट, क्या था स्टेटमेंट नंबर 4। अच्छा, तो अच्छा ये स्टेटमेंट नंबर 4 नहीं हुआ, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, स्टेटमेंट नंबर 5 पे। अब स्टेटमेंट नंबर 4 पे अगर कुछ हो रहा है, एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है और ट्राई कैच में कोई रिस्की कोड है नहीं, तो कैच ब्लॉक तो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो स्टेटमेंट नंबर 4 का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है, ओके। लेट मी शो यू कि स्टेटमेंट नंबर 5 में कभी एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई तो हमेशा ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो ये तो ट्राई ब्लॉक के बाहर है, ठीक है। सपोज क्या करते हैं कि ये हटाते हैं, इसमें सपोज अगर हमने रख लिया स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 रख लिया, और यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, ऐसा एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा हूँ, सपोज मैंने 10 डिवाइडेड बाई 0 कर लिया यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जावा टेस्ट और जावा एंड जावा टेस्ट नाइलसी, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि ट्राई ब्लॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जब तक ट्राई ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तब तक कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्रॉब्लम रखेंगे हम, यहाँ पे अगर 10 डिवाइडेड बाई 0 हम करते हैं, तो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर होगा, यहाँ पे एबनॉर्मल एक्टिविटी है और एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। यहाँ पे जावा टेस्ट, आप देखो स्टेटमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 0। अब यहाँ पे देखो 4 के बाद, स्टेटमेंट नंबर 4 के बाद यहाँ एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ और वो हैंडल नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर था ये। तो ये केस नंबर 4 था, ठीक है। तो होप सो सारे केसेस क्लियर हो। या exception raised by the statement which is out of try block is always abnormal termination, is always abnormal termination, ठीक है। तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन है, नॉर्मल टर्मिनेशन, होप सो ये क्लियर हो। एंड ट्राई कैच में कैसे कंट्रोल फ्लो करता है ये भी क्लियर हो आपको, ठीक है। तो मैंने कुछ 4 केसेस लिए जो आपको सारे फ्लो को समझा देगा, सारे फ्लो के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा ट्राई कैच के अंदर, ठीक है। कब ट्राई कैच कैसे फ्लो काम करता है, क्या काम करता है, वो सारी चीजें क्लियर कर देगा, ठीक है।